Hello student, now we are continuing the same chapter from standard 11th morphology of flowering plant। तो हम इस चैप्टर पर डायरेक्टली आने से पहले बेसिक ले रहे थे और कल हमने सीखा कि दुनिया में सबसे पहले जिस ऑर्गेनिज्म को वाटर में डेवलप किया गया, एक्वेटिक कंडीशन में डेवलप किया गया, उस ऑर्गेनिज्म का नाम साइनोबैक्टीरिया था। कल हमने इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी स्टडी किए हैं। साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप का नाम है। इस ग्रुप में बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया आते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। अब हुआ ये कि वाटर में जब साइनोबैक्टीरिया अकेला प्रेजेंट था तो इस साइनोबैक्टीरिया ने अपने सेल को बच्चों डिवाइड किया। इस डिवीजन को कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है ब्रेकिंग इन टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाना, उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। जब ये बैक्टीरिया डिवाइड हुआ, दो डॉटर सेल फॉर्म हो गए। इन दोनों सेल की साइज तो एक जैसी थी, लेकिन अब इन दोनों सेल में एडवांसमेंट भी आ गया। वो एडवांसमेंट ये था कि पहले सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक था, अब दोनों भी डॉटर सेल यूकैरियोटिक बना दिए गए। फिर ये दोनों डॉटर सेल मैच्योर हुए, इनकी साइज बढ़ी, इन्होंने फिर अपने आप को दोबारा डिवाइड किया। इस तरह से 4 सेल फॉर्म हो गए। सेल डिवीजन का सिलसिला कंटिन्यू था, इसीलिए वाटर में एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया जिसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स थे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज दैट मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेल्यूलर क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेल प्रेजेंट है और सबके सब सेल यूकैरियोटिक यानी एडवांस टाइप के सेल है। और इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का नाम रख दिया गया अल्गी। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम द साइनोबैक्टीरिया इज नोन एज व्हाट? अल्गी। ओके, अल्गी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है कि अल्गी ज्यादातर पानी में रहती हैं, मतलब अल्गी इज एक्वेटिक। ओके, अल्गी का जो बॉडी होता है वो बहुत सारे सेल से बना हुआ है, मींस अल्गी इज मल्टी सेल्यूलर। मल्टी यानी कि मैनी और सेल्यूलर यानी बहुत सारे सेल से बने हुए। अल्गी के बॉडी में जो टाइप ऑफ सेल है बच्चों वो है यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल यानी एडवांस सेल। तो ये 3 पॉइंट आपको अल्गी के बारे में याद कर लेना है। अल्गी इज एक्वेटिक, मल्टीसेल्यूलर, यूकैरियोटिक। आप भी बोलिए एक मर्तबा, अल्गी इज, यस, गुड, एक्वेटिक, मल्टीसेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस कॉमन फंक्शन रहेगा सभी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि हम लोग जो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं वो प्लांट किंगडम की इवोल्यूशन है। ओके, नाउ अब अल्गी को वाटर से थोड़ी बहुत तकलीफ थी। तकलीफ ये थी कि वाटर कभी कभी अल्गी के ऊपर आ जाया करता था, बहते हुए, फ्लो होते हुए। अल्गी वाटर के नीचे आ गई तो इस अल्गी को बच्चों डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल पाता, यानी सनलाइट पहले वाटर पे इंसिडेंट होगा और वाटर की सरफेस से फिल्टर होकर अल्गी को मिलेगा, जो कि सफिशिएंट नहीं होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। तो अल्गी ने नेचर को कंप्लेंट की। अल्गी ने नेचर से शिकायत की कि भाई मुझे डायरेक्ट लाइट चाहिए, लेकिन कई मर्तबा वाटर ऊपर आने की वजह से मुझे डायरेक्ट नहीं बल्कि फिल्ट्रेट लाइट मिल रहा है। ये पॉइंट नोट कीजिए, ये अल्गी की कंप्लेंट है। क्या कंप्लेंट है? कि अल्गी को फिल्टर लाइट मिल रहा था। दूसरी तकलीफ, दूसरी कंप्लेंट अल्गी ने नेचर से यह की कि वाटर जैसे जैसे फ्लो होता है, ये वाटर मुझे भी अपने साथ यहां से वहां, वहां से यहां लाना ले जाना करता है। मैं एक जगह फिक्स होना चाहती हूं। ऐसे अल्गी ने सेकंड कंप्लेंट की नेचर से। पहली कंप्लेंट फिल्टर्ड लाइट, दूसरी कंप्लेंट फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग यानी कि वाटर के साथ साथ फ्लो होते जाना। तो अल्गी से फिर पूछा गया
नेचर ने, कुदरत ने अलगी को पूछा कि भाई आखिर तू चाहती क्या है। तो अलगी ने कहा कि मुझे जमीन पर एक जगह फिक्स कर दिया जाए ताकि ना मेरे ऊपर वाटर आए और ना वाटर मुझे फ्लो करे। समझ रहे आप बात? तो नेचर बड़ा दयालु है। नेचर ने अलगी की इस कंप्लेंट को सुना और अलगी को उसके जो पॉइंट्स थे वो उसके ऊपर दे दिया कि ठीक है भाई, तू जमीन के ऊपर जाके फिक्स हो गया। तो देखिए अलगी यहां से निकलकर किनारे पर आकर के फिक्स हो गई। एकदम डायरेक्टली दूर नहीं जा सकते, कदम कदम बढ़ाते जाना पड़ेगा। इसे ही इवोल्यूशन कहते हैं, स्लोली प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होता है। तो अलगी के कुछ मेंबर बच्चों कहां पर आ गए? किनारे के ऊपर आ गए, बैंक के ऊपर आ गए। और जब यहां की कंडीशन आप ऑब्जर्व करते हैं, किनारे की कंडीशन, तो ये कंडीशन कैसी होती है? यहां पर सॉइल होती है वेट। सॉइल का मतलब मिट्टी, वेट यानी कि गीली मिट्टी, जिसे कीचड़ आप कह सकते हैं एकदम कॉमन लैंग्वेज के अंदर। तो वेट सॉइल प्रेजेंट है। अब अलगी से डेवलपमेंट हुआ नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट का यहां पर, यानी कीचड़ पे। तो यहां पे रूट, स्टेम और लीफ डेवलप नहीं हुए क्योंकि प्रोस्ट्रेट बॉडी है, फैला हुआ बॉडी है। जैसा आप देखते हैं कि कोई भी पेपर है आपके पास में या कोई एक रजिस्टर का पेज है, वो नीचे जमीन पर गिर गया तो प्रोस्ट्रेट होता है, मतलब फैल जाता है। सेम इसी तरह से अलगी और नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट का बॉडी था। तो इसको रूट डेवलप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों जरूरत नहीं पड़ी भाई? क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए डीप तक थोड़ी जाना था, वाटर तो किनारे पर ही प्रेजेंट था ना, वेट सॉइल प्रेजेंट थी। तो अलगी के बाद बच्चों जो ग्रुप ऑफ प्लांट डेवलप हुआ, उस ग्रुप ऑफ प्लांट का नाम रखा गया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, जिसे कॉमनली मॉसेस भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा इज अल्सो कॉल्ड एज मॉसेस। तो ब्रायोफाइटा का लोकेशन कहां पर है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या ब्रायोफाइटा सॉइल पर रहता है? सॉइल मतलब, कहने का मतलब है मेरे, ड्राई सॉइल, सूखी जमीन, जैसे रेगिस्तान में होती है, डिजर्ट में होती है। दूसरा सवाल, क्या ब्रायोफाइटा कंप्लीटली एक्वेटिक है, मतलब पानी में रहता है अलगी की तरह? तो आपके दोनों आंसर्स नहीं रहेंगे, क्योंकि ब्रायोफाइटा वेट सॉइल पर होता है और वेट सॉइल पर होने की वजह से ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का ये एक ग्रुप है ब्रायोफाइटा, जिसे एम्फीबियन नाम दिया गया। क्यों एम्फीबियन नाम दिया गया बच्चों? क्योंकि कंप्लीटली वाटर में भी नहीं है और कंप्लीटली ड्राई सॉइल पर भी नहीं है, इंटरमीडिएट कंडीशन में है, कीचड़ में है, मिट्टी तो है लेकिन वाटर भी प्रेजेंट है। तो ब्रायोफाइटा इज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। नो रूट, स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट एंड नो वस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट। जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट नहीं है। बट द बॉडी ऑफ अलगी इज मल्टीसेल्यूलर and it is made up of prokaryotic type of cell। तो अलगी और ब्रायोफाइटा का बॉडी मोर और लेस सिमिलर है, कुछ डिफरेंसेस जरूर हैं जो हम आगे एक चैप्टर में स्टडी करेंगे जिसका नाम है प्लांट किंगडम। मैं यहां पे आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूं क्योंकि हमको टॉपिक पर यानी चैप्टर के नाम पर पहुंचना है। ओके, फिर ब्रायोफाइटा ने जिद किया, ब्रायोफाइटा ने कंप्लेंट किया नेचर से कि मैं प्लांट हूं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता हूं, जमीन पर जितने एनिमल्स हैं इनको मैं ऑक्सीजन देता हूं और मुझे कीचड़ में डेवलप कर दिया गया। बहुत बुरा लगा ब्रायोफाइटा को। तो नेचर, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि बड़ा दयालु है, नेचर ने ब्रायोफाइटा की बात सुनी, नेचर ने ब्रायोफाइटा की कंप्लेंट सुनी और ब्रायोफाइटा को एक वरदान दे दिया, ब्रायोफाइटा को एक चांस दे दिया कि ठीक है भाई तू अपने दिल की कर। तो ब्रायोफाइटा ने कहा कि मुझे ड्राई सॉइल पे जाना है, मुझे ड्राई सॉइल, सूखी जमीन देखनी है, कीचड़ में रह करके मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं। तो ठीक है, ब्रायोफाइटा को वेट सॉइल से निकलकर यहां पर मतलब ड्राई सॉइल पर सेंड कर दिया गया। देखो बच्चों,
वाटर लेवल से आप जितनी ज्यादा दूर जाएंगे ना, तो वाटर लेवल उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। ये मैंने वाटर लेवल ड्रॉ किया डॉट डॉट लाइन से। अगर किसी का घर मान लीजिए समंदर के किनारे पर है और उसने बोर किया तो जल्दी से पानी लग जाएगा। किसी का घर अगर समंदर किनारे से बहुत ज्यादा दूर है तो उसको उतनी ही डीप बोर करनी पड़ेगी, तब जाकर के बोर को वाटर लगेगा। इसका मतलब यह है कि आप सी लेवल से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो जमीन में वाटर लेवल डिक्रीज होती जाएगी। अब ब्रायोफाइटा को यहां पर भेज दिया गया, तो ब्रायोफाइटा ने देखा कि बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, बहुत ज्यादा सूखी मिट्टी है, वाटर का नामो निशान नहीं है। तो ब्रायोफाइटा ने फिर से नेचर से कंप्लेन किया कि अब मैं सूखी जमीन पे तो भाई आ गया हूं, अब मैं पानी कैसे पीऊं, हाउ कैन आई एब्जॉर्ब द वाटर। नेचर ने उस ग्रुप ऑफ प्लांट को जो ड्राई सॉइल पर आ चुका था, इसको ऑर्डर दिए कि तू अपने अंदर रूट डेवलप कर, क्योंकि रूट ही तो जमीन के नीचे जाती है ना वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए, समझे। तो इस ग्रुप ऑफ प्लांट ने रूट डेवलप कर लिया जिससे कि वाटर एब्जॉर्ब करना आसान हो गया। ठीक है, अब वाटर ऊपर गया तो रूट जब डेवलप हो जाती है बच्चों तो स्टेम भी डेवलप होता है और स्टेम के साथ साथ लीव्स भी डेवलप होते हैं। जितना वाटर रूट एब्जॉर्ब करती है ये अपने ही अंदर नहीं रखेगी, बल्कि वाटर ऊपर जाएगा स्टेम के ऊपर। वाटर की जरूरत लीफ को होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये लीफ 1% वाटर को अपने अंदर रख लेगा और 99% वाटर को ट्रांसपायर कर देगा, मतलब एटमॉस्फेयर में सेंड कर देगा। फिर यहां पे बन जाएंगे क्लाउड्स और क्लाउड्स का प्रेसिपिटेशन मतलब रेन होगी, फिर रेन से वाटर वापस किधर आएगा बच्चों, जमीन में। तो ये आपकी बन गई वाटर साइकिल। ये पहली मर्तबा ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट बनाया गया जिसमें रूट, स्टेम और लीफ को डेवलप किया गया। एंड दिस ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज डेवलप आफ्टर द ब्रायोफाइटा, द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट इज टेरिडोफाइटा। ये यहां पर मैं नोट करता हूं। द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज टेरिडोफाइटा। इस टर्म में बच्चों पी साइलेंट है, इसे टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे। पढ़िए आप लोग एक मर्तबा टेरिडोफाइटा, और एक बार बोलिए टेरिडोफाइटा। और इस ग्रुप ऑफ प्लांट में सबसे पहले कौन से 3 ऑर्गन डेवलप किए गए, रूट, स्टेम और लीव्स। ओके, तो देखिए सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया आया विथ प्रोकैरियोटिक सेल। साइनोबैक्टीरिया के बाद अल्गी आई, लेकिन अल्गी में रूट, स्टेम और लीफ नहीं था, ना ही ब्रायोफाइटा में रूट, स्टेम और लीफ था। रूट, स्टेम और लीफ सबसे पहले किधर डेवलप किए गए, टेरिडोफाइटा में। अब टेरिडोफाइटा ने फिर से जिद किया कि मुझे और दूर जाना है, तो इसको और दूर भेज दिया गया। वाटर लेवल और ज्यादा नीचे चली गई, तो जाहिर सी बात है कि इसको लॉन्ग रूट डेवलप करना पड़ेगा। अब रूट की बच्चों लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर भी बढ़ेगा, और रूट का जितना डायमीटर होता है उतना ही डायमीटर स्टेम का भी होता है। यानी अब जो नया ग्रुप ऑफ प्लांट डेवलप हुआ उसमें वुड आना शुरू हो गई। एंड दिस न्यू ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज डेवलप्ड आफ्टर टेरिडोफाइटा इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। फिर जिम्नोस्पर्म किसी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की वजह से जमीन पर नष्ट कर दिए गए। आपने सुना होगा कि जब डायनासोर्स हुआ करते थे तो उस डायनासोर्स का खात्मा दुनिया से कैसे हुआ। एक बहुत बड़ा पत्थर स्पेस में घूम रहा था, एस्ट्रॉइड, वो जमीन के सामने आया। जमीन और उस पत्थर के दरमियान बहुत ही विशाल टक्कर हुई, बहुत ही खतरनाक कोलिजन हुआ, जिसकी वजह से जमीन पर डस्ट ही डस्ट फैल गई। आपको पता है उस डस्ट को सेटल होने के लिए 20 साल लग गए। कितने साल? 20 साल। मान लीजिए मैं एक केस स्टडी आपको बता रहा हूं डेली लाइफ से रिलेटेड। आप व्हीकल पे किसी ट्रक के पीछे जा रहे हैं, वो ट्रक बहुत ज्यादा डस्ट उड़ा रहा है,
तो 2, 3, 5 सेकंड भी हम उस डस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस ट्रक को ओवरटेक करके आगे बढ़ जाएं, या फिर हम रुक जाएं, ट्रक को पूरा दूर तक जाने दें और फिर हम निकले। तो 5 सेकंड की डस्ट हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो डायनासोर्स भला 20 साल की डस्ट कैसे बर्दाश्त कर सकता था? डायनासोर्स किल हो गए, और उसी जमाने में उस कोलिजन की वजह से कहा जाता है कि जिम्नोस्पर्म के भी मेंबर्स नष्ट हो गए, किल हो गए, खत्म हो गए। आज जिम्नोस्पर्म के सिर्फ कुछ मेंबर्स बाकी हैं, जैसा कि साइकस, स्पाइनस, नीटम, जिंगो, सिड्रस। तो ये बहुत ही कम मेंबर्स है जिम्नोस्पर्म के, इसीलिए जिम्नोस्पर्म को रेयर ग्रुप ऑफ प्लांट कहा जाता है, यानी ऐसा ग्रुप जिसके मेंबर बहुत ही ज्यादा रेयर है। RARE, रेयर यानी कि ना के बराबर, बहुत कम मेंबर्स। फिर जिम्नोस्पर्म जब खत्म हो गए तो नेचर से बर्ड्स ने शिकायत की, परिंदों ने शिकायत की। परिंदों ने कहा कि हम तो जिम्नोस्पर्म के डाली के ऊपर अपना नेस्ट बनाते थे, घोंसला बनाते थे, हम जिम्नोस्पर्म के लीफ खाते थे, हम जिम्नोस्पर्म के सीड खाते थे। याद रखिए कि जिम्नोस्पर्म के पास फ्रूट नहीं होता था। ओके, एनिमल्स ने कंप्लेंट किए नेचर से कि हम जिम्नोस्पर्म के साए तले रहते थे, हम जिम्नोस्पर्म के दरख्त के पीछे अपने आप को छुपा लिया करते थे, जिम्नोस्पर्म से हमको बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट मिला करते थे जिसको हम खा के अपनी जिंदगी गुजारते। अब जिम्नोस्पर्म खत्म हो गया तो हमने क्या करना चाहिए? ऐसा एनिमल और बर्ड्स ने किससे शिकायत की? नेचर से। तो नेचर ने जवाब दिया कि परिंदों, जानवरों, तुम क्यों फिक्र करते हैं? हमको तुमसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र है, और हम तुमको गिफ्ट में जिम्नोस्पर्म से भी ज्यादा आलीशान ग्रुप ऑफ प्लांट गिफ्ट करते हैं। और उस ग्रुप ऑफ प्लांट का नाम रखा गया, क्या रखा गया? बोलो बोलो जल्दी, लिखने से पहले बोल दो मेरे सब लोग। एंजियोस्पर्म। वेरी गुड। मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट। जिम्नोस्पर्म से ज्यादा खूबसूरत। क्यों खूबसूरत? क्योंकि इनको फ्लावर डेवलप होते थे और जिम्नोस्पर्म के ट्री को फ्लावर डेवलप नहीं होते थे। एंजियोस्पर्म का जो ट्री होता है या प्लांट होता है, उस प्लांट पर, ट्री पर फ्रूट डेवलप किए गए। जिम्नोस्पर्म के पास में फ्रूट नहीं थे। तो फ्लावर्स और फ्रूट की वजह से क्या होता है बच्चों के? प्लांट की ब्यूटी बढ़ जाती है, प्लांट की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो एंजियोस्पर्म अकेला ऐसा ग्रुप है जिसके मेंबर्स के पास फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। बाकी किसी भी ग्रुप ऑफ प्लांट के पास ना फ्रूट्स रहेंगे और ना ही फ्लावर्स रहेंगे। तो आज के जमाने में जितने भी प्लांट्स आप देखते हैं रास्ते से चलते हुए, आपके गार्डन में, फॉरेस्ट में, मूवीज में जो प्लांट बताए जाते हैं, 90% प्लांट एंजियोस्पर्म के मेंबर्स आप देखते हैं। इन एंजियोस्पर्म को 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लेता हूं, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं। हाँ, ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। तो ग्रुप ऑफ प्लांट बच्चों कितने हो गए हमारे पास में? साइनोबैक्टीरिया को कंसीडर नहीं करना है प्लांट ग्रुप में, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया को आजकल अलग किंगडम के अंदर रखा जाता है, अलगी से आपको काउंट करना है। तो कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट हैं? उन ग्रुप ऑफ प्लांट की फिर कैटेगरीज बनाई गई। मैं देखिए यहां पे कोशिश करता हूं कि आपको शॉर्टकट मेमोरी मैप बना दूं। प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में बच्चों 2 मेजर कैटेगरीज कर दी गई। पहली कैटेगरी का नाम रखा गया क्रिप्टोगैम्स। बोलिए एक बार, क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स। और दूसरी कैटेगरी का नाम बच्चों रख दिया गया फेनेरोगैम्स। बोलिए ये भी वर्ड 2-3 बार रिवाइज कीजिए। देखिए, बायोलॉजी का सबसे मेन चीज है टर्मिनोलॉजी, मतलब जो वर्ड्स होते हैं आपको बार बार अपनी जबान से वर्ड दोहराने पड़ेंगे, वो वर्ड आपको इजीली याद हो जाते हैं और फिर आप उन वर्ड्स को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं।
तो प्लांट किंगडम को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, क्रिप्टोगैम्स एंड सेकंड कैटेगरी इज फेनेरोगैम्स। मैं दोनों कैटेगरी के बीच में व्हाइट कलर की लाइन से एक बाउंड्री ड्रॉ कर देता हूं, ऊपर क्रिप्टोगैम्स, नीचे फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स कौन होते हैं? तो क्रिप्टोगैम्स आर आल्सो कॉल्ड एज लोअर प्लांट्स। लोअर यानी पहले के प्लांट, निचली जात के प्लांट इनको कह सकते हैं अपन। क्रिप्टोगैम्स आर आल्सो कॉल्ड एज सीडलेस प्लांट्स। देखो बच्चों, ये सब जानकारी हासिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी पड़ती है, उसमें से एक एक पॉइंट निकाल करके शॉर्टकट में मेमोरी मैप तैयार करना पड़ता है। हम लोगों ने ऑलरेडी वो मेहनत किए हैं, आप लोगों को हम शॉर्ट में वो पॉइंट दे रहे हैं जो नीट में पूछने के लायक है। तो कम से कम आपका काम ये बनता है कि हाथों हाथ इसको याद कर ले। अभी अगर आप याद कर लेंगे, आगे आपको बहुत कम प्रॉब्लम जाएगी या प्रॉब्लम ही नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप अभी याद नहीं करेंगे तो आगे जाके आपको रटने पड़ेंगे, और रटने में क्या होता है कि कंसेप्ट डेवलप नहीं होता है, सब्जेक्ट में चिड़चिड़पन आ जाता है। इसलिए अभी हम रनिंग में हैं, तो आप अभी से इसको याद करना शुरू रख दीजिए। तो क्रिप्टोगैम्स आर लोअर प्लांट आल्सो कॉल्ड एज सीडलेस प्लांट। क्रिप्टोगैम्स एक कैटेगरी का नाम है, और इस कैटेगरी में कौन से ग्रुप्स आते हैं उनके नाम आपको याद रखना है। सबसे पहला ग्रुप आता है बच्चों अल्गी, जो कि एक्वेटिक है। सेकंड ग्रुप क्रिप्टोगैम्स की कैटेगरी में आता है ब्रायोफाइटा, और तीसरा ग्रुप आता है, थर्ड ग्रुप इन द कैटेगरी ऑफ क्रिप्टोगैम इज टेरिडोफाइटा। Algae, Bryophyta, Pteridophyta, all these three group of plants are collectively called as cryptogams, which are also called as lower plant, and these three group of plant never produces seed, therefore they are also called as seedless plants। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम के कैरेक्टरिस्टिक मैं नीचे लिखा हूं, फेनेरोगैम्स के कैरेक्टरिस्टिक ऊपर लिखूंगा। कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर की पेन से हैं, और कैटेगरी का नाम रेड कलर या पिंक कलर की पेन से। ठीक है, तो फेनेरोगैम्स आर आल्सो कॉल्ड एज हायर प्लांट्स, यानी कि वेल डेवलप्ड प्लांट्स, जिनमें रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट होती है। वो तो टेरिडोफाइटा में भी है, लेकिन टेरिडोफाइटा से बेटर डेवलप्ड है फेनेरोगैम्स में। तो क्रिप्टोगैम लोअर प्लांट है, फेनेरोगैम्स हायर प्लांट है। क्रिप्टोगैम्स आर सीडलेस प्लांट, बट Phanerogams are seeded plants, means phanerogam produce the seed. These phanerogams are grouped into two categories. Phanerogams को फिर से दो ग्रुप में बांट दिया गया। पहले ग्रुप का नाम रखा गया जिम्नोस्पर्म, ओके, और एडवांस ग्रुप का नाम रख दिया गया एंजियोस्पर्म। ओके, जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक व्हाइट कलर की पेन से लिखता हूं। जिम्नोस्पर्म सीडेड प्लांट तो हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म के जो सीड होते हैं बच्चों, वो नेकेड सीड होते हैं, नेकेड सीड्स। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि नेकेड सीड किसे कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में ट्री है, इस ट्री के ऊपर ब्रांचेस है, और ब्रांच के ऊपर डायरेक्टली सीड लगा हुआ है, डायरेक्ट सीड, फ्रूट नहीं है। तो ये सीड जो डायरेक्टली आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, इस सीड के आसपास फ्रूट की कवरिंग नहीं है, ऐसे सीड को नेकेड सीड कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म कौन से सीड प्रोड्यूस करता है? नेकेड सीड, नो फ्रूट। यहां पे जिम्नो का मतलब होता है बच्चों नेकेड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। स्पर्म का मतलब क्या लेंगे यहां पे? सीड, और जिम्नो का मतलब नेकेड। ओके, सेकंड कैटेगरी पर आते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब होता है बच्चों क्लोज्ड, ओके, और स्पर्म वर्ड आया फिर से, तो स्पर्म का मतलब दोबारा क्या लिया जाएगा? सीड। यानी एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स के ग्रुप को कहते हैं
कि प्लांट पर डायरेक्टली सीड नहीं लगेगा, बल्कि फ्रूट लगेगा और फ्रूट के अंदर सीड रहेगा, इसलिए इसे कहा जाएगा क्लोज्ड सीडेड प्लांट। क्लोज्ड सीडेड यानी सीड बंद है। कहां पर बंद है भाई? फ्रूट के अंदर बंद है। आपने जाम देखा, गुआवा, तो सीड इज इनक्लोजेस इनसाइड द फ्रूट। पपाया आप देखते हैं तो सीड इज इनक्लोजेस इनसाइड द फ्रूट। मैंगो आप देखते हैं सीड फ्रूट के अंदर बंद होता है। मिर्ची आप देखते हैं, चिल्ली, सीड फ्रूट के अंदर बंद होता है। बैगन सीड फ्रूट के अंदर बंद होता है। तो जितने भी फ्रूट आप कंज्यूम करते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म ही वो ग्रुप ऑफ प्लांट है जो फ्रूट प्रोड्यूस करेगा, बाकी कोई ग्रुप ऑफ प्लांट फ्रूट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो एंजियोस्पर्म को फिर से दो क्लासिफाई या दो कैटेगरी की गई। पहली कैटेगरी का नाम रख दिया गया मोनोकोटिलिडोनी। जस्ट अ मिनट, इसको अच्छे से कंप्लीट लिख देता हूं मैं। शॉर्टकट में मोनोकॉट और डाइकॉट कहते हैं, कंप्लीट नाम लिखता हूं मोनोकोटिलिडोनी। ये एंजियोस्पर्म की पहली क्लास है जिसमें ग्रासेस आते हैं। और दूसरी कैटेगरी का नाम है बच्चों डाइकोटिलिडोनी। आखिरी में सफिक्स आएगा AE। सो मोनोकोटिलिडोनी एंड डाइकोटिलिडोनी, दिस आर द क्लासेस ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म की दो क्लासेस है, मोनोकॉट और डाइकॉट। ये नाम आप शॉर्टकट में ले सकते हैं। अब हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है बच्चों मॉर्फोलॉजी ऑफ विच प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। अब जो लेक्चर मैं आपके सामने अभी दिया हूं, उस लेक्चर को मद्देनजर रखते हुए आप लोग आंसर दीजिए कि फ्लावरिंग प्लांट आप किसे कहेंगे? अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म को बोलेंगे आप फ्लावरिंग प्लांट? नहीं। वेरी गुड। तो फ्लावरिंग प्लांट आप सिर्फ किसे कहेंगे? एंजियोस्पर्म को। और एंजियोस्पर्म में बच्चों कितने ग्रुप्स आते हैं? दो ग्रुप आते हैं या दो क्लासेस आती हैं, मोनोकोटिलिडोनी और डाइकोटिलिडोनी। तो हमको मॉर्फोलॉजी इस ग्रुप ऑफ प्लांट में स्टडी करना है। वी आर स्टडिंग द मॉर्फोलॉजी इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो कल से एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे और पूरी डिटेल में मैं कोशिश करूंगा आपके कंसेप्ट पूरे दिमाग के अंदर स्टोर करने की। आप लोग भी कोशिश करें समझने की। और कोई भी अगर आपको डाउट डिफिकल्टी आती है तो आप मैसेज के थ्रू आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या जो चैट बॉक्स है उसके अंदर भी पूछ सकते हैं। कल लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि चैट बॉक्स ऑन कर देंगे, ताकि हाथों हाथ आपने कंसेप्ट लर्न किया, कोई डाउट है, डिफिकल्टी है, तो उसी में आप क्वेश्चन टाइप करके सेंड कर दीजिए। लेक्चर के आखिरी के 5 मिनट मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए दूंगा। ओके, रिमेनिंग पोर्शन विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।